इससे पहले हम लोग डी ब्रोगली हाइपोथेसिस देखे थे। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में हमने निकाला था इलेक्ट्रॉन्स का वेवलेंथ। इलेक्ट्रॉन्स का वेवलेंथ निकाले थे तो आपका उसका वेवलेंथ पता होगा 12.27 बाई √v इंटू ए एंगस्ट्रॉम। ये वैल्यू निकाले थे। ये डी ब्रोगली का केवल हाइपोथेसिस था, उन्होंने परिकल्पना किया था कि इलेक्ट्रॉन्स का वेवलेंथ इतना हो सकता है। समझ में आ गया? उन्होंने विदाउट एक्सपेरिमेंट सिर्फ कल्पना करके वो वैल्यू को एज्यूम किया था और उसी को ये डेविडसन और जर्मर ने क्या वो वेवलेंथ जो डी ब्रोगली ने निकाला है वो सही है या नहीं सही है उसको प्रूव करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट सेटअप किए। समझ में आ गया? और उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट सेटअप किए कि उन्होंने यहाँ पे एक आपका इलेक्ट्रॉन्स गन लगाए। क्या लगाए? इलेक्ट्रॉन्स गन लगाए। इलेक्ट्रॉन्स गन लगाने का क्या मतलब कि यहाँ से बहुत संख्या में आपका इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इमिट होता है। डिफाइनाइट डायरेक्शन पे क्या होता है? इमिट होता है। लेकिन डिफाइनाइट डायरेक्शन पे जब इलेक्ट्रॉन्स इमिट होता है तो उसको पार्टिकुलर डायरेक्शन पे भेजने के लिए उसका आगे उन्होंने क्या लगा दिया? एक सिलेंडर ट्यूब लगा दिया। समझ में आ गया? और सिलेंडर ट्यूब लगा दिया और सिलेंडर ट्यूब को आपका पॉजिटिव पोटेंशियल से जोड़ दिया गया। इसका यह मतलब हुआ कि यहां से जितना भी इलेक्ट्रॉन्स आपका निकल रहा है उस इलेक्ट्रॉन्स में क्या चार्ज होती है? आपका नेगेटिव चार्ज। और ये सिलेंडर में क्या चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स को ये अपने और क्या हो रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है और अपने से स्ट्रेट वे पे क्या कर दे रहा है? पास कर दे रहा है। समझ में आ गया? अब यहाँ पे थोड़ी सी बात करें कि डेविडसन और जर्मर ने जब वेरियस टाइप ऑफ पोटेंशियल को यहाँ पे क्या किया? यूज करके देखा तो उन्होंने पाया कि 44 वोल्ट से 68 वोल्ट के बीच सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे थे? यहाँ से इमिट हो रहे थे। ठीक। और बाकी जो उन्होंने वोल्टेज यूज किया उसमें उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स वहां से इमिट नहीं हो पा रहे थे। तो उन्होंने कितना वोल्टेज यूज किया? 44 वोल्ट से लेकर 68 वोल्ट। लेकिन इस दोनों वोल्टेज के बीच में भी एक फिक्स उन्होंने वोल्टेज लिया 54 वोल्ट। इस वोल्ट में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां से क्या होने लगी? इमिट होने लगी। समझ में आया बात? अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स जाके आपका इस निकेल ब्लॉक के साथ में क्या हुआ? स्ट्राइक हुआ, टकराया। जब इसमें टकराया तो यहां पर भी आपका इलेक्ट्रॉन डिफाइनाइट डायरेक्शन पे क्या हो गया? स्कैटरिंग होने लगा, छितरा गया। अब यहां पे उस इलेक्ट्रॉन्स को पता लगाने के लिए कि किस एंगल पे कितना हमारा इलेक्ट्रॉन्स स्कैटर हो रहा है उसको मेजर करने के लिए यहां पे क्या लगा दिया गया? डिटेक्टर लगा दिया गया। ये डिटेक्टर का काम क्या कि यहां से कितना इलेक्ट्रॉन्स हमारा बाहर आ रहा है उस इलेक्ट्रॉन को मेजर करना। समझ पा रही है? तो उन्होंने देखा कि जब हम इस मूवेबल डिटेक्टर को यहां से 50 डिग्री के अंदर पे डाले तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को हम कलेक्ट कर पाए। समझ में आ गया? जैसे हम इसको कितना डिग्री पे? 50 डिग्री। यहां से इसका कितना? 50 डिग्री पे हम इसको रखें तब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हमको ये डिटेक्ट कर पाया। 10 डिग्री भी किया तो 10 डिग्री में कम, 20 डिग्री में कम, लेकिन सबसे ज्यादा कितना डिग्री पे? 50 डिग्री पे सबसे इलेक्ट्रॉन को ये कलेक्ट कर पाया। क्या मेरा बात पकड़ में आ रहा है? यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? स्ट्राइक हो रहा है। स्ट्राइक होने के बाद में, टकराने के बाद में ये इलेक्ट्रॉन चारों ओर क्या हो रहा है? छितरा रहा है कि नहीं छितरा रहा है? तो छितरा रहा है तो इसके एंगल जो है वो अनेकों प्रकार का एंगल है यहाँ पे। तो सबसे ज्यादा किस एंगल पे इलेक्ट्रॉन छितरा रहा है? 50 डिग्री पे। सभी जगह पे ये मूवेबल है ना, इसको इधर से इधर मोड़ के देखा गया तो क्या पाया गया कि 50 डिग्री में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? स्कैटर हो रहे हैं। अब समझ में आ गया? इसलिए इस एंगल को क्या कहा गया? एंगल ऑफ स्कैटरिंग कहा गया। क्या कहा गया? एंगल ऑफ स्कैटरिंग कहा गया। स्कैटरिंग कहा गया। समझ पाई? चलिए ध्यान से देखिएगा, थोड़ी सी समझने वाली बात। यहां से यहां ये कितना डिग्री? 90 डिग्री है कि नहीं? और
यहां से ये कितना डिग्री, 90 डिग्री। समझ में आया? तो यहां से यहां अगर ये 50 डिग्री है तो केवल ये एंगल आपका कितना, 25 डिग्री, और ये एंगल भी कितना, 25 डिग्री। समझ में आ गया? तो ये एंगल कितना, ये एंगल कितना, ये वाला एंगल का वैल्यू कितना, इस एंगल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एंगल का वैल्यू कितना बताइए। देखिए यहां से इसका वैल्यू कितना है, 90 डिग्री, जबकि इसका 25 डिग्री। तो 90 में 25 घटाएंगे तो फाई का वैल्यू हमको मिल जाएगा क्या, 65 डिग्री। और इस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ ग्लांस कहा जाता है। इस एंगल को क्या कहते हैं हम लोग, एंगल ऑफ ग्लांस कहा जाता है। समझ पाइए एक्सपेरिमेंट को? कितना वोल्ट उन्होंने यूज किया था, 54 वोल्ट। इलेक्ट्रॉन्स गन में तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे थे, और इस कलेक्टर को कितना डिग्री पे सेट किया गया, 50 डिग्री पे, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को वो कलेक्ट कर पाया। समझ में आ गया? इसलिए ये एंगल 50 डिग्री जो एंगल बना, उस एंगल का नाम क्या दिया गया, एंगल ऑफ स्कैटरिंग दिया गया। और इसी का परपेंडिकुलर मानते हुए हम इसको क्या किए, बैकवर्ड कर दिए। तो हमको जहां से 50 डिग्री बना हुआ है वो रिमाइंडिंग एंगल किसके नाम से जाना गया, एंगल ऑफ ग्लेंस के नाम से जाना गया, जो 65 डिग्री का होता है। समझ पाई बात? चलिए आगे। अब इसके आधार पे उन्होंने क्या किया, एक रेडियल ग्राफ खींचा। क्या खींचा, रेडियल ग्राफ। किसके किसके बीच में, स्कैटरिंग एंगल और इंटेंसिटी के कंपेयर में। इंटेंसिटी का मतलब समझ में आता है कि जहां पे जितना इलेक्ट्रॉन तुम्हारा स्कैटर हो रहा है वहां उतना ज्यादा चमक होगा। इंटेंसिटी का मतलब तो सबसे ज्यादा चमक कितना में, 50 डिग्री में, और यहाँ पे स्कैटर एंगल में कितना, 50 डिग्री में। तो स्कैटर एंगल और इंटेंसिटी के बीच में क्या किया गया, ग्राफ खींचा गया। समझ पाई? एक बार फिर से समझ लो कि मान के चलिए कि इस मूवेबल डिटेक्टर को तुम यहाँ पर लेके लाई, ठीक? तो यहाँ से ये कितना डिग्री बना, 10 डिग्री, और थोड़ा सा इधर बढ़ाई तो कितना बना, 20 डिग्री, फिर और 30, फिर 40, फिर 50। तुम कहाँ तक मुड़ सकती है, 90 डिग्री तक इसको मुड़ सकती है, इधर से इधर। लेकिन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को डिटेक्टर कितना डिग्री में किया, 50 डिग्री पे। समझ पाई? तो चलिए यहाँ पे हम लोग रेडियल ग्राफ देखते हैं क्या होता है। रेडियल ग्राफ, रेडियल ग्राफ में हम क्या देखेंगे, ये तो ओरिजिन, इधर है हमारा एंगल ऑफ स्कैटरिंग, एंगल ऑफ स्कैटरिंग, और ये डायरेक्शन आपका होगा इंटेंसिटी का, इंटेंसिटी। यहां पे हम एंगल को डिवाइड करते हैं, ध्यान से देखो, ये कितना डिग्री, 90 डिग्री, ये कितना डिग्री, 0 डिग्री, है कि नहीं? अब इससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे इस जगह, तो ये कितना डिग्री, 80 डिग्री, और थोड़ा सा ऊपर जाइए, ये कितना डिग्री, 70 डिग्री, और थोड़ा सा जाइए 60 डिग्री, फिर और 50 डिग्री, है ना, फिर 40 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 20 डिग्री, फिर 10 डिग्री। इस तरह से वहां पे एंगल को, डिटेक्टर को मूवमेंट कराया गया है। समझ पाई? चलिए अब समझते हैं। जब उन्होंने 10 डिग्री पे एंगल को रखा तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट किया। समझ पा रही है? लगभग इस आसपास इलेक्ट्रॉन को क्या किया, डिटेक्ट किया। 20 डिग्री में मोड़ा तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन्स का स्कैटरिंग को वो ज्यादा डिटेक्ट किया, मतलब यहाँ पे बढ़ा। इसी तरह से क्या होते गया, ये बढ़ते गया। लेकिन 50 डिग्री में क्या हो गया, सबसे ज्यादा। लेकिन 50 से जैसे 60 किया तो इलेक्ट्रॉन का जो स्कैटरिंग था वो धीरे धीरे क्या होने लगा, फिर से घटने लगा। समझ में आया? इसको क्या करते हैं हम, कर्व बना दीजिए। इस तरह से आपको क्या मिल जाता है, एक कर्व मिलता है, और इसी कर्व को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियल ग्राफ कहा जाता है। समझ पाई बात? सबसे ज्यादा कहां पे, 50 डिग्री दिखाई देता है।
है ना, सबसे ज्यादा देखिए कहां पे 50 डिग्री। हो गया। यहां पे हमको सबसे ज्यादा 50 डिग्री में मिला, तब हम वोल्टेज कितना यूज किए थे 54 वोल्ट। ये बेस्ट ग्राफ ऑफ कॉन्ट्रास्ट इसको कहेंगे 54 वोल्ट बेस्ट ग्राफ फॉर कॉन्ट्रास्ट। समझ में आया? और कितना आपने वोल्टेज यूज किया था, जल्दी बोलिए कितना वोल्टेज यूज किए थे 54 वोल्ट। देखिए बेस्ट ग्राफ फॉर कॉन्ट्रास्ट, एंगल कितना डिग्री 50 डिग्री। ये क्या है आपका एंगल ऑफ स्कैटरिंग। चलिए ये क्या प्रूव करता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर क्या कर रहे हैं स्कैटर हो रहे हैं, तो वो वेव बना के स्कैटर हो रहे हैं। लिख दीजिए यहां पे दिस प्रूव दैट इलेक्ट्रॉन्स मूव इन वेव फॉर्म। ये वेव फॉर्म पे मूव कर रहे हैं कौन इलेक्ट्रॉन्स हो गया। या आप लिख लिए इसी को मिटाते हैं। इन वेव थ्योरी फर्स्ट डार्क फ्रिंग्स का क्या निकाले थे आप डेल्टा इक्वल टू 2d साइन फाई लेंगे। सिर्फ आप वहां पे 2d निकाले थे, लेकिन यहां पे हम क्या लिए फाई लिए। फाई क्या है यहां पे एंगल ऑफ ग्लांस। समझ पाई? फाई इक्वल टू कितना 65 डिग्री। ये वैल्यू आप वेव थ्योरी में पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े? फर्स्ट डार्क फ्रिंग्स का लैम्डा इक्वल टू 2d। समझ पाई बात? अब यहाँ पे d को क्या है उसको भी समझ लो। ये d आपका क्या चीज है उसको, यहां से जब इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो एक ही बार में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स आगे हैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स पीछे है कि नहीं है? और सब जाके कहां पे पड़ रहे हैं यहीं पे पड़ रहे हैं, और कुछ सब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आके क्या हो रहे हैं ये डिटेक्ट कर रहे हैं। होने को तो डिफाइनाइट डायरेक्शन पे हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा कितना में 50 डिग्री पे। तो यहाँ पे देखिए कि आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से स्ट्राइक किया तो यहाँ पर भी क्या हुआ ये रिफ्लेक्ट हुआ। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी स्ट्राइक हुआ तो ये भी यहाँ पे क्या हुआ स्ट्राइक हुआ। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच का जो दूरी है उसी को हमने क्या मान के रखा यहाँ पे d। यही d है। कहाँ पे क्या ये d। समझ में आया? चलिए अब यहाँ पे हमने किसका प्रयोग किया है निकेल का प्रयोग किया है। तो यहाँ पे d यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं d ऑफ निकेल। ये निकेल का d क्या होता है 0.91 एंगस्ट्रॉम होता है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच का दूरी किसका निकेल का कितना होता है 0.91 एंगस्ट्रॉम होता है। निकेल का 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच का दूरी कितना होता है 0.91 एंगस्ट्रॉम। d का मतलब समझ में आ गया होगा ना, यहाँ पे दिखाई देखिए। इसको हम लोग किसके नाम से जानेंगे इंटरेक्शन डिस्टेंस।
लिख दीजिएगा इंट्रैक्शन डिस्टेंस ऑफ निकेल। चलिए कितना होता है 0.91 एंगस्ट्रॉम होता है। समझ पाई? और आगे बढ़िए, ये आपके पास में क्या लैम्डा इक्वल टू 2 तो 2 ही रहेगा, ये डी है आपका, तो डी का वैल्यू आपके पास है इंटू 0.91 एंगस्ट्रॉम, फिर साइन 5 का वैल्यू कितना 65 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो आपको मिलेगा 1.66 एंगस्ट्रॉम, ये वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाती है 1.66 या 65 ना, ये वैल्यू मिल जाती है आपको। समझ में आया? इसको क्या कर देंगे आप सोल्व कर देंगे तो लैम्डा का क्या वैल्यू मिल जाएगा 1.65 एंगस्ट्रॉम मिल जाएगा। समझ में आया? चलिए अब अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली के अनुसार आपने क्या सीखा, लैम्डा इक्वल टू 12.27 बाई अंडर रूट वी इंटू ए एंगस्ट्रॉम। ये सीखे कि नहीं सीखे? सीखे। तो लैम्डा इक्वल टू 12.27 बाई अंडर रूट भी कितना प्रयोग किया गया था 54 वोल्ट, तो भी की जगह में क्या लिखेंगे 54 वोल्ट ए एंगस्ट्रॉम। जब आप इसको सोल्व कर देंगे तो आपको लैम्डा का वैल्यू मिलेगा 1.66 एंगस्ट्रॉम। देखिए ये दोनों वैल्यू लगभग क्या था सेम, जबकि ये डी ब्रोगली ने केवल सोचा था कि ऐसा करने से इतना वैल्यू आएगा, जबकि डेविडसन और जर्मर ने क्या किया, इसको एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने के बावजूद भी यही वैल्यू आया, जो पहले डी ब्रोगली ने केवल क्या रखा था, सोच के रखा था बिना एक्सपेरिमेंट का। दोनों वैल्यू क्या है लगभग सेम। बताइए डी ब्रोगली कैसे आदमी थे, सिर्फ सोचे थे और उन्होंने ये वैल्यू को पाए थे, जबकि डेविडसन और जर्मर ने उसको एक्सपेरिमेंट करके ये वैल्यू लाया। मतलब उसका सोच क्या था, सही था, उसका परिकल्पना क्या था, सही था। समझ पा रही है? ये शो किया, ये शो करता है कि इलेक्ट्रॉन्स का जो वेवलेंथ होता है, इलेक्ट्रॉन्स आपका किस फॉर्म में चलता है, इस फॉर्म में चलता है। तो यहां से इसका दूरी, यहां से इसका दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, वेवलेंथ कहा जाता है, जिसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन्स का वेवलेंथ, किसका, इलेक्ट्रॉन्स का वेवलेंथ यहां से लेकर इसका जो दूरी होता है किसका, इलेक्ट्रॉन्स का, वो कितना होता है 1.65 एंगस्ट्रॉम होता है। समझ पाई? और ए एंगस्ट्रॉम का वैल्यू होता है तुम्हारा 10⁻⁻10 मीटर, इतना दूर होता है दो इलेक्ट्रॉन्स का वेवलेंथ। समझ पाई? दो ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से इसका। क्लियर? तो ये था तुम्हारा डेविडसन एंड जर्मर का एक्सपेरिमेंट, जो डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस में आधारित था। ठीक, समझ पाई? Experimental discovery of diffraction of electrons by crystals by Davison and Germer established the wave nature of electrons. Here is the similar setup to the experiment conducted by Davison and Germer. The setup is placed in an evacuated chamber. It consists of an electron gun G, a nickel target, and an electron detector that is capable of moving on a circular scale. The electron detector is connected to a sensitive galvanometer used to measure current. The electron gun G is used to produce a beam of electrons. The electron gun constitutes a tungsten filament F coated with barium oxide and can be heated with a low voltage power supply. Electrons are emitted by the filament.
and these are accelerated at a desired velocity by applying a suitable voltage from a high voltage power supply. The electrons thus emitted are passed through a cylinder with a pinhole along its axis, producing a fine collimated beam. This collimated beam is directed to fall on the surface of the nickel crystal. The electrons are scattered in various directions by the atoms of the crystal. The intensity of the electron beam scattered in a given direction is measured by the electron detector or the movable collector. By moving the detector on the circular scale at different positions, the intensity of the scattered electron beam is measured for different values of angle of scattering. Theta, which is the angle between the incident and the scattered electron beams. This experiment was performed by varying the accelerating voltage from 44 volt to 68 volt. It was noticed that a strong peak appeared in the intensity I of the scattered electrons at an accelerating voltage of 54 volt and at a scattering angle theta equal to 50 degrees. The appearance of the peak in a particular direction is due to the constructive interference of electrons scattered from different layers of the regularly spaced atoms of the crystal. From electron diffraction measurements, the wavelength of matter waves was found to be 0.165 nanometers. We know that the de Broglie wavelength of an electron is denoted by lambda is equal to h by p, where h is Planck's constant and p is the momentum of the electron. If the electron is accelerated from rest through a potential difference of v volt, then, substituting the values of mass of the electron, charge on the electron, and Planck's constant, the expression for wavelength is obtained as 1.227 by square root of v nanometer. In this experiment for diffraction of electrons, the peak value of intensity was observed at 54 volt. On substituting this value in the equation and simplifying, we get the associated wavelength equal to 0.167 nanometer. This theoretical value is in agreement with the experimentally obtained value of de Broglie's wavelength for electrons. The Davison-Germer experiment thus confirms the wave nature of electrons and the validity of de Broglie relation. An experiment, which is now known as the Davison-Germer experiment, involved bombarding the surfaces of different oxidized metals with electrons. It was observed that if the surface of the bombarded metal was not oxidized, the voltage distribution of the reflected electrons formed maxima and minima, depending on the observation angle and the kinetic energy of the electron, in the same way as if the electrons were waves and underwent diffraction and interference. When in 1926 Germer heard about the concept of de Broglie waves, he realized how important his own discovery was and immediately published his results.